पंजाब कांग्रेस संकट को खत्म करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। सिद्धू जी एक महत्वपूर्ण नेता हैं। अपने नेता से मिलना एक सामान्य प्रक्रिया है। सिद्धू जी आए, राहुल जी प्रियंका जी से मिले, 8-10 दिन के अंदर, अगले कुछ दिनों के अंदर कांग्रेस प्रेसिडेंट कुछ समाधान निकालेंगे। सिद्धू के अलावा मनीष तिवारी और विजय इंद्र सिंगला को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज चंडीगढ़ में अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ लंच पर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के हिंदू भाईचारे के नेताओं के साथ 4 घंटे तक बैठक की। कांग्रेस के अंदर मचे घमासान पर बीजेपी ने निशाना साधा। कैप्टन सरकार के जाने का समय आया है, तो कैप्टन साहब ने अपने विधायकों को फेयरवेल पार्टी पे बुलाया है। पंजाब के लोगों की नाराजगी कौन दूर करेगा? सूत्रों के मुताबिक पंजाब संकट को दूर करने के लिए बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मंत्रिमंडल में फेरबदल की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने, चुनाव बाद हिंसा की एसआईटी जांच कराने और बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की मांग की गई है। याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता को नोटिस नहीं जारी किया है। जो इनिशियली आया है, कोर्ट ने निष्पक्ष तरीके से जांच करने के लिए सीट की मामला के लिए डायरेक्शन नहीं दिया, ऑब्जर्वेशन दिया है। हम लोग का उम्मीद का आशा की किरण बढ़ रहा है। याचिका में हिंसा के बाद विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास करने और उन्हें मुआवजा देने के आदेश की भी मांग की गई है। केंद्र और राज्य सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देना है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने कहा है कि कृषि कानूनों को रद्द करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मांगों के मुताबिक इनमें सुधार किया जाना चाहिए। ये कानून में जहाँ सुधार करने की आवश्यकता है वो सुधार करे, वो सुधार करके लाएंगे तो अच्छा होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत करने को अब भी तैयार है। हमने किसान यूनियन के लोगों को कहा है, रिपील के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव आपका हो तो भारत सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। नेशनल डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के डॉक्टरों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1.5 साल से दिन रात काम करके कोरोना से लाखों जानें बचाने वाले डॉक्टर्स देवदूत हैं। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, और वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं। प्रधानमंत्री ने इसे शुभ संकेत बताया कि भारत की प्राचीन योग विद्या को अब मेडिकल फील्ड भी बढ़ावा दे रही है। योग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत आगे आए हैं। योग को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो काम आजादी के बाद पिछली शताब्दी में किया जाना चाहिए था, वो अब हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में जान गंवाने वाले डॉक्टरों को नमन किया और उम्मीद जताई कि देश इस महामारी से जल्द जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल कनेक्टिविटी को भी कोरोना के खिलाफ बड़ा हथियार बताया है। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने ई नाम योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। प्रधानमंत्री ने किसानों से भी संवाद किया और कहा कि डिजिटल क्रांति से हर गांव जुड़ रहा है, हर किसान को फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G पर तेजी से काम जारी है।
बिहार के दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की साजिश थी। एनआईए की जांच में इसका खुलासा हुआ है। एनआईए ने हैदराबाद से इमरान और नासिर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों सगे भाई हैं और यूपी के शामली के रहने वाले हैं। आतंकियों के ठिकाने से बम बनाने का सामान मिला है। आरोप है कि इमरान और नासिर ने ही पार्सल बम को तैयार किया था और फिर उसे सिकंदराबाद से दरभंगा आने वाली ट्रेन में बुक किया था। इमरान और नासिर का प्लान था कि चलती हुई ट्रेन में ब्लास्ट करके भारी तबाही मचाई जाए, लेकिन जब ये ट्रेन 17 जून को दरभंगा पहुंच गई तब वहां रेलवे स्टेशन पर इस पार्सल में धमाका हुआ। गनीमत है कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। इमरान और नासिर 2012 में पाकिस्तान गए थे। वहां लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने उन्हें आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी थी। एनआईए ने शामली के रहने वाले सलीम को भी गिरफ्तार किया है। सलीम पर आरोप है कि वो लश्कर-ए-तैयबा का भर्ती एजेंट है। उसने ही इमरान और नासिर को लश्कर-ए-तैयबा में शामिल किया था। सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने ड्रोन से आतंकी हमलों को बड़ी चुनौती माना है और कहा है कि देश इस नए खतरे से निपटने की क्षमताएं विकसित कर रहा है। जनरल नरवणे ने कहा, ड्रोन के आसानी से उपलब्ध होने से चुनौतियां बढ़ी हैं। नए खतरे से निपटने के जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। खतरे किसी देश से हो या प्रायोजित हो, इनसे निपटेंगे। सैनिकों को इस नए खतरे के बारे में बताया जा रहा है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद से जम्मू में कई ड्रोन देखे जा चुके हैं। मामले की जांच एनआईए कर रही है। सेना प्रमुख ने कहा कि एलओसी पर सीजफायर के बाद से कोई घुसपैठ नहीं हुई है और घाटी में आतंकवादियों की संख्या बहुत कम रह गई है। वैक्सीन को लेकर यूरोपियन यूनियन पर भारत की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी का बड़ा असर दिखने लगा है। यूरोपियन यूनियन के 7 देश और स्विट्जरलैंड, आइसलैंड ने ग्रीन पास योजना में कोविशील्ड वैक्सीन को शामिल कर लिया है। एस्टोनिया ने कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन को भी ग्रीन पास योजना में शामिल कर लिया है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन ने भारत की दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ग्रीन पास योजना से बाहर रखा था। ग्रीन पास योजना यूरोपीय संघ की डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र योजना है, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान यूरोपियन देशों के अंदर स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति होगी। ये योजना आज से ही प्रभाव में आ गई है। इस बीच कोविशील्ड वैक्सीन बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट को बच्चों पर कोवावैक्स के ट्रायल की इजाजत नहीं मिली। वहीं जायडस कैडिला ने जाइकोव डी के इमरजेंसी इस्तेमाल की डीसीजीआई से मंजूरी मांगी है। 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर जाइकोव डी का ट्रायल चल रहा है। अनुमति मिलने के बाद अगस्त से ये वैक्सीन बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकती है। लगातार कई हफ्तों तक कोरोना मामले घटने के बाद अब फिर से यू टर्न आया है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के 45,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मरने वालों की संख्या भी फिर से 1000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में ये बात सामने आई है कि 1 लाख लोगों को नकली वैक्सीन लगाने की साजिश रची गई थी। इसके जरिए फर्जी वैक्सीन गैंग 5 से 6 करोड़ रुपए कमाने की फिराक में था। इसमें एक ही क्राइम सिंडिकेट है, एक ही हॉस्पिटल का इसमें मेजर रोल है और इसमें बाकी जगह के जो कैंप है और बाकी लोगों में बहुत सारे स्पेकुलेशंस है कि बहुत ज्यादा जगह पे होगा, बहुत जगह इस टाइप के कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं। सब कुछ निष्पन्न नहीं हुआ है। मुंबई में 2686 लोगों को नकली वैक्सीन लगाई गई थी। इन्हें कोरोना वैक्सीन की जगह सलाइन वाटर का इंजेक्शन दिया गया था। इस मामले में अब तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जबकि 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.